जय हिंद दोस्तों। ओडिशा ट्रेन हादसा 2023 ये अब तक के सबसे बड़े हादसों में से एक था। ये हादसा दिल को दहलाने वाला। जब भी हम इस हादसे के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल दहल उठता है, हमारा दिल कांप उठता है कि इस तरह के हादसे भारत में कब तक होते रहेंगे, कब तक निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। वे लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं है, पैसे दे करके यात्रा कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से अपनी जान को गंवा देंगे ये उनको भी नहीं पता होता। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में ये ट्रेन हादसा क्यों हुआ, किस कारण की वजह से हुआ, क्यों भारत में ट्रेन हादसे होते हैं और ट्रेन हादसों को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिसकी वजह से ट्रेन हादसे रोके जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको सारा मामला, सारी जानकारी पता चल सके। भारतीय राज्य ओडिशा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी, एक कोरोमंडल एक्सप्रेसवे और एक बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेसवे सहित तीन ट्रेनों की टक्कर हुई। इस घटना में कम से कम 280 लोगों की मौत हुई और करीब 900 लोग घायल हुए। यह दुर्घटना भारत में अब तक की सबसे घातक रेल दुर्घटनाओं में से एक है। फ्रेंड्स, ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये तो हमें नहीं पता सच्चाई कि इतने लोगों की हुई या फिर ज़्यादा लोगों की हुई। ये तो वही परिवार बता सकते हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है ना। ये सरकार का डाटा और जो मीडिया का डाटा होता है, ऊपर का डाटा होता है, उनका फ़ायदा होता है, वो उतना ही डाटा आपको दिखाते हैं। तो इस डाटा पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आप यहाँ पर ये ट्रेनों को देख सकते हैं किस तरह से ट्रेनें टकराई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई होगी। तो यहाँ पर पहले आपको ये घटनाक्रम पता हो। यहाँ पर 3 ट्रेनें टकराई हैं आपस में। अब ये क्यों टकराई हैं, कैसे टकराई हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से टकराई हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, पत्रकारों द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक कोरोमंडल ट्रेन आती है सामने से और वो पटरी से उतर जाती है। उतरने के बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेसवे है वो हावड़ा एक्सप्रेसवे से टकराती है और उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेसवे के टकराने के बाद कोरोमंडल है वो एक रेलगाड़ी से टकरा जाती है। इस तरह से ये जो तीनों गाड़ियां हैं वो आपस में टकरा जाती हैं और इस तरह से पटरी पर उतरने के बाद यह हादसा हो जाता है। तो कोरोमंडल ट्रेन पटरी से उतरी, वो जाकर के हावड़ा से टकराई और फिर आगे चल के कोरोमंडल रेलगाड़ी से जो सामने से आ रही थी उससे टकरा गई और ये हादसा हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हादसा होता है और इसमें इस तरह से लोगों की जान चली गई, लोग घायल हैं। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो यहाँ पर घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपए उनके परिवारों को दिए जाएंगे और जो थोड़ी बहुत चोट आई है उन्हें, उनके परिवारों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये मुआवजे से या फिर इससे कुछ नहीं होता है। जब लोग जान खो देते हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना होती है और बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है परिवारों के लिए। तो ट्रेन क्यों टकराती हैं ट्रेन, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स देखो, होता क्या है, ये मेन ट्रैक है जिस पर कि रेलगाड़ी चलती हैं। यहाँ पर मान लो कोई ट्रेन है, यहाँ पर एक आउटर लगा होता है जो ये हमारा स्टेशन है, ये हमारा स्टेशन हो गया, ये मेन रूट हो गया, यहाँ से ट्रेन आ रही होती हैं। स्टेशन से पहले आउटर लगा होता है कि जैसे कोई भी रेलगाड़ी अगर यहाँ पर हो और कोई भी स्पेस नहीं है जाने का या फिर पहले से रेलगाड़ी खड़ी है तो ये आउटर बच जाता है, वो रेलगाड़ी वहीं के वहीं रुक जाती है अगर इस तरह से आ रही होती है तो जैसे ही रेलगाड़ी यहाँ पर प्रवेश करती है स्टेशन में, तो स्टेशन में इस तरह से लूप बने होते हैं जिसे हम स्टेशन 1, स्टेशन 2, ट्रैक 1, ट्रैक 2, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2 ऐसे कह सकते हैं। तो ये लूप में बटे होते हैं स्टेशन कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6, 7 इस तरह से बटी होती हैं। तो जब भी मान लो कि कोई रेलगाड़ी आ रही है और जो ये लूप होती है ना, जिसे हम ये लूप कहते हैं, ये 700 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, 700 मीटर का ही ये लूप होता है हमारा। अब 700 मीटर का लूप होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 700 मीटर की ही रेलगाड़ी आ सकती है। हालांकि 700 मीटर से बड़ी रेलगाड़ियाँ नहीं होती हैं। ओके, तो मान के चल लो कभी कि कोई रेलगाड़ी यहाँ से प्रवेश की और प्रवेश करने के बाद उसे ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी होनी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी होने की वजह वो यहाँ तक आनी थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन वो यहीं पर रुक गई और उसका पिछवाड़ा जो पीछे का हिस्सा था मान के चलो वहाँ तक आ गया। अब जो स्टेशन मास्टर होता है उसको क्या होता है कि
एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है, कोई रेलगाड़ी यहाँ से आई, उसने कह दिया कि चले जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चले जाओ आप, ठीक है। तो अब उसे नहीं पता स्टेशन मास्टर को कि ये जो रेलगाड़ी है पहली वाली जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है वो प्रॉपर नहीं खड़ी है, उसका पिछवाड़ा है वो पीछे की साइड यहाँ पर खड़ा है। अब जो यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो रेलगाड़ी आने वाली थी वो उससे टकराएगी, इस तरह से हादसा होगा। तो ये हादसा इस तरह से हो जाता है। चलिए और भी मेन कारण जानते हैं जिनकी वजह से हादसा होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये लूप ट्रैक होता है ये कितने मीटर का होता है, 700 मीटर का ही होता है। तो इस पर 700 मीटर की ही ट्रेन रुक सकती है, ज़्यादा की नहीं रुक सकती। लेकिन कारण क्या होता है टकराने का, पहला आपने ये देख लिया कि लूप पर सही से न खड़े हो पाना। अब यहाँ पर ट्रेन टकराती क्यों है, 700 मीटर से लंबी रेलगाड़ी होना, लेकिन जो कि होती नहीं है। लेकिन क्यों होता है हादसा कि ट्रेन अपने प्रॉपर वे पर नहीं खड़ी होती, आगे पीछे होती है। दूसरा है ट्रेन का समय पर न चलना। ट्रेन मास्टर क्या करता है, जैसे ट्रेन जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, थोड़ा आगे पीछे कर देता है ट्रेन को, या फिर और भी कारण होते हैं बताएंगे आपको। तो दूसरा कारण हो गया ट्रेन का समय पर न चलना। तीसरा हो गया ओवरलोडिंग, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, ओवरलोडिंग की वजह से भी ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। प्रशासन की असक्रियता, प्रशासन की असक्रियता क्या है, प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना ट्रेनों की, ट्रेन की पटरियों की, ओके। और बाकी वहाँ पर जो कर्मचारी कर रहे हैं वो उनमें एकदम असक्रियता सी है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे कि किस तरह से हमें अपने मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है स्टेशन पर ट्रेन के आते ही जो ट्रेन कंट्रोलर होता है वो ट्रेन को स्टेशन मास्टर के हवाले कर देता है कि अब जो भी ट्रेन आएंगी उनको आपको ही डायरेक्शन देनी है कि कौन सी किस प्लेटफॉर्म नंबर पर जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। मान लो कभी सिग्नल की वजह से कंट्रोलर ने कह दिया स्टेशन मास्टर की ट्रेन आ रही है, लेकिन उसके पास सिग्नल की वजह से थोड़ी देर में जानकारी पहुंची, तब तक ट्रेन आ गई। ट्रेन को तो जो ट्रेन ड्राइवर था उसको तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आ गई और फिर वो टकरा गई, ये हो जाता है। सिग्नल प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। फिर है लोकेशन विजन। लोकेशन विजन में क्या होता है, कोहरा, बारिश, आंधी, ये सब हो जाता है। और कई बार क्या होती हैं ट्रेनें डिले भी हो जाती हैं असक्रियता की वजह से कि जो हमारा ड्राइवर होता है, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को जब चेंज करता है उस वजह से कभी डिले हो जाते हैं। तो ये सारे मेनली 7 कॉज हैं ट्रेन के टकराने के, ओके। तो यहाँ पर ये 7 कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि टकराती हैं ट्रेन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर भारत में रेलगाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया है। तो भारत में रेलगाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। भारत को 19 जोन में बांटा गया है, अभी तक 17, 18 और अब वर्तमान में 19 जोन है। 19 जोन में भारत की जो रेलगाड़ी है उसे बांटा गया है कि किस तरह से यहाँ पर सुचारू रूप से हम रेलगाड़ी को चलाएंगे। तो इस तरह से 19 जोनों में ये बांटी गई है हमारी रेलगाड़ी। अब यहाँ पर देखो भारत में रेलगाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जोन में बांटा गया है जो कि 19 जोन है। और जो एक जोन होता है यानी हर एक जोन जनरल मैनेजर के अंडर होता है, एक जोन एक जनरल मैनेजर के अंडर होता है। तो इस तरह से 19 जोन है। तो वर्तमान में भारत में 19 जनरल मैनेजर हैं। सबसे बड़ा यही होता है, रेल मंत्रालय के बाद जनरल मैनेजर के अंडर होती है ट्रेन। उसके बाद जनरल मैनेजर के बाद यहाँ पर डिवीज़न मैनेजर होता है, डिवीज़न रेल मैनेजर होता है, उसके अंडर होती है। और वर्तमान में भारत में 70 डिवीज़न हैं, ओके। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर ये ध्यान रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न मास्टर के बाद यहाँ पर जो ट्रेन आती है वो स्टेशन मास्टर के हैंडल हो जाती है। और फिर जो ग्रुप डी वाले बच्चे जो सिलेक्ट होके जाते हैं, जो पटरियों की देखभाल करते हैं और बाकी स्टेशन पर बहुत सारे काम होते हैं उनको करते हैं, उनके अंडर यहाँ पर ट्रेनें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्घटना होने पर मुख्यमंत्री को क्यों गलत ठहराया जाता है कि मुख्यमंत्री की वजह से हो जाती है, लेकिन ये तो प्रशासन की गलती होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर एक राज्य, क्योंकि राज्य किसके अंडर आता है, मुख्यमंत्री के अंडर आता है, इसीलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि भाई आपके रहते हुए ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे। जबकि कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि इस तरह से ट्रेन हादसे हों, चाहे इस पर कोई राजनीति हो, राजनीति भी नहीं खेली जा सकती है लोगों की जान के पीछे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले रेल मंत्रालय होता है जिसके अंदर ट्रेनें आती हैं। उसके बाद यहाँ पर
रेल मंत्रालय के बाद यहाँ पर जनरल मैनेजर होता है, उसके अंदर ट्रेन आती हैं, फिर उसके बाद डिवीज़न रेलवे मैनेजर होता है। ये इस तरह से एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि रेल मंत्रालय, उसके बाद जनरल मैनेजर, फिर डिवीजनल रेलवे मैनेजर, फिर स्टेशन मास्टर और फिर ग्रुप डी वाले बच्चे आते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो अब देखो ट्रेनों को टकराने से कैसे रोका जा सकता है, ट्रेनों को हम टकराने से कैसे रोक सकते हैं। तो प्रशासन को सक्रिय करो भाई, प्रशासन है, कर्मचारी हैं, उनको सक्रिय करो कि वो अपना टाइम काम पर करें। वैसे ही भारत में मानसून की दिक्कत रहती है, ठीक है, सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है। अभी हम इतने सैटेलाइट नहीं बना पाए हैं कि एकदम प्रॉपर वे में हमें सिग्नल मिल सकें। बाकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो प्रशासन को सक्रिय होने की ज़रूरत है। जो काम हम कर सकते हैं कम से कम वो तो अच्छे से करें ना। तो प्रशासन को यहाँ पर बिल्कुल भी डील नहीं देनी चाहिए। उसको जो काम दिया गया है, जो वो पैसे लेते हैं, उसको अच्छे से करें। वो भी किसी परिवार से आते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कि जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति अपनी जान को गंवाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है, इस मानसिकता से वो काम करेंगे तो ऑब्वियसली इन हादसों में कमी आएगी। स्टेशन मास्टर की सक्रियता, स्टेशन मास्टर की को भी सक्रिय होना चाहिए कि भाई तुम्हें अपने काम को प्रॉपर करना है। नेक्स्ट है ट्रेन कंट्रोलर। जो ट्रेन कंट्रोलर होता है, जब वो स्टेशन मास्टर को सौंपता है तो उसको भी सक्रिय होने की ज़रूरत है। विज़न क्लियरेंस, जैसे वर्षा हो गई, यहाँ पर आंधी तूफान हो गए, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट लगाएं ताकि हमें विज़न क्लियरेंस हो सके और लोगों को प्रॉपर, जो हमारे अधिकारी हैं उनको प्रॉपर सिग्नल मिल सकें कि कौन सी रेलगाड़ी कहाँ चल रही है, किस रूट पर चल रही है और किस प्लेटफॉर्म पर है। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग की कमी। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आप सभी देख सकते हैं, तो जितने व्यक्ति जाने चाहिए ट्रेन में उससे ज़्यादा जाते हैं। इसको भी हमें सॉल्व करना होगा, ट्रेनों की संख्या बढ़ानी होगी। कर्मचारियों का दायित्व स्पष्ट करना होगा कि वो अपने काम को प्रॉपर करें और कर्मचारियों को एक काम बांट देना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपके अंडर है, अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। ट्रेन एंड पटरियों की प्रॉपर जांच की जाए, ये सरकार का, प्रशासन का दायित्व है। सरकार को भी यहाँ पर थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा, थोड़ा अपना एक्शन लेना पड़ेगा कि आगे से इस तरह के हादसे ना हो, लोगों की जान ना जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर आप सभी इसको देख सकते हैं। इस पर अगर हम काम करेंगे तो प्रॉपरली हमारा जो ये हादसे होते हैं इनको रोका जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।